नमस्कार बच्चों, ये लेक्चर लाया हूं मैं आपको 4 से 5 लेक्चर लाऊंगा। ये पहला लेक्चर है, ठीक है। ये क्लास 10 मैथ का जो यूपी बोर्ड का मैथ है, इसमें पूरा क्या कराऊंगा, 4 से 5 लेक्चर में पूरी मैथ कवर कर दूंगा, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन, ठीक है। उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट करा दूंगा। लगभग 4 से 5 घंटे का टोटल होगा, 4-5 घंटे का लेक्चर, चारों पांचों मिला के, मतलब एक लेक्चर 1 घंटे का, ठीक है। तो हम कवर करेंगे सारे यूनिट, 7 यूनिट है, उसमें से 2 यूनिट जो है हमारा आज मैं कवर कर दूंगा 1 घंटे में। देखिए क्या है, संख्या पद्धति और बीजगणित। जो पहले पढ़े हैं तो उनके लिए बहुत फास्ट रिवीजन है दोस्तों, और जो कोई नहीं पढ़ा है, मान लो पहले कम पढ़े हैं, अगर ये 4 से 5 लेक्चर करेंगे तो उनका मैथ में काफी 80-90 नंबर मतलब अच्छे करने का चांस रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। और अब देखिए दोस्तों, लास्ट चांस है, लास्ट टाइम है। अब रेस जैसे होता है ना, जब इन टाइम होता है तो आप बहुत तेजी से दौड़ते हैं, तो अब हम लोग बहुत तेजी से दौड़ेंगे, ठीक है। और एकदम आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। बस अब ध्यान से देखिएगा। और एग्जाम में आया है नजदीक, तो जैसे रेस एंड होने वाला है, ठीक है। अब जितना ताकत हो अंदर लगा दो ताकत और दौड़ना स्टार्ट कर दो, तो हमें निश्चित ही क्या होगा, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो देखिए हमारा क्या है, पहला यूनिट है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में अगर हम देखें, सबसे पहला जो पॉइंट है, पहला कॉन्सेप्ट होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? क्या होता है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ ए क्या होता है, भाज्य, भाजक, भागफल, ये सब सुने हैं। देखिए जैसे अगर 3 से हमें 7 को भाग देना हो ना, तो क्या होता है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, और यहाँ पे शेषफल 1 आ गया। ये देखिए जिसको हम भाग दे रहे हैं ना, ये 7 ही क्या है, 1, ठीक है। 7 ही क्या है, ए है, ठीक है। और जो जिससे भाग दे रहे हैं 3, यही क्या है हमारा बी। और ये भागफल जो आया है ये क्यू है, और जो शेषफल है इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये 7 है, जो भाज्य है वो क्या है, ए है, और बी क्या है, ये भाजक है, और क्यू क्या है, ये भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है, ठीक है। अब इससे एक असंख्या होता है संबंधित, ये क्या होता है, आर जो ये शेषफल होता है, ये कितना हो सकता है बताओ, जिससे अगर 3 से भाग दे रहे हैं, कहीं शेषफल 3 हो सकता है। अगर 3 होता तो वो कट जाता, 3 1 के 3, तो यहाँ शेषफल 0 आ जाता। तो हमेशा शेषफल क्या हो सकता है, शेषफल जिससे भाग दिया जाता है वो हमेशा उससे कम होता है, जिससे भाग दिया जाए उसको हम बी माने हैं, तो आर क्या होता है, बी से कम होता है। अच्छा, अगर सेम आ जाता, यहाँ पे 6 आ जाता, 3 से 6 को भाग दिया, 3 दूना 6, तो शेषफल 0 आ जाता। तो हमारा क्या होता है, शेषफल 0 भी हो सकता है। अगर यही 7 होता तो देखिए शेषफल 1 आया, मतलब क्या हुआ कि जो शेषफल होता है वो 0 भी हो सकता है और 0 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हमेशा कम रहता है, ठीक है। तो शेषफल, अब जैसे यहाँ पे 3 से भाग दिया गया, तो शेषफल क्या क्या संभव है, संभव क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है। मतलब 3 से कम ही रहेगा, लेकिन 0 से 0, 1 और 2, ठीक है। 3 से भाग देने पे 0, 1, 2। अगर यहीं पे 4 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता। 4 से हमेशा कम रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब इसी से संबंधित एक असंख्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड असंख्या तो ये था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ का मतलब मासा निकालते हैं। जैसे अगर हमारा यहीं पे एक क्वेश्चन ले ले, 135 और 90 का एचसीएफ निकालो, किसका यूज करके, हम देखो मासा बहुत तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी पे है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी बेस पे ये लगा लेते हैं। तो देखिए जो ए होता है हमेशा वो बड़ा होता है, छोटे से तो भाग देते हैं। तो हमारा यहाँ पे अगर मान लेते हैं ए बराबर क्या है, 135 और बी क्या है, 90 है। तो हम जब यहाँ देखिए क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्यू होता है ये भागफल। तो अगर हम देखो 135 बराबर लिखें तो 135 बराबर क्या होगा, 90। अब देखिए 2 बार तो जाएगा नहीं, तो 180 हो जाता। तो 90 गुणे 1 प्लस जो शेषफल आएगा 135 में से 90 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 45। अब देखिए यहाँ पे शेषफल जो है हमारा 0 लाना है। ये जो एल्गोरिथम कहता है कि देखिए यहाँ पे एक बार हम इसको, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएं इस एल्गोरिथम में, तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको लिख दिए तो हमारा शेषफल आर आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे ये करेंगे, जो हमारा ये भागफल है बी जो है इसको हम ए मान लेंगे, और जो शेषफल है इसको हम बी मान लेंगे। फिर अब देखिए जैसे यहाँ पे ए और बी ऐसा था, लेकिन ये एक स्टेप चलने के बाद अब 90 ए हो गया और ये शेषफल बी हो गया। अब देखिए इस 90 को हम ऐसे लिखेंगे, 90 इक्वल टू, देखिए ए पहले लिखते ना, ए बराबर बी क्यू, अब ए आगे आ गया। अब बी क्या होगा, इसकी जगह आया, बी क्या होगा 45, लेकिन 45 गुणे 2 कर देंगे तो हमारा 90 हो ही जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाए,
अगर नहीं आता यहाँ फिर आगे बढ़ाते, इसको ए मानते, इस वाले को भी मानते अगर कुछ आता, लेकिन यहाँ ये 0 आ गया तो हमारा काम रहता है कि शेषफल को 0 करना। जब तक 0 नहीं आएगा स्टेप के आगे स्टेप बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए जब 0 आ जाता तो यही जो b की जगह है, देखिए b तो यही रहता है ना, यहाँ क्यों लिखा है, तो जो b की जगह होता है वही हमारा HCF होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो इसका मतलब क्या हुआ, 135 और 90 का जो HCF है वो क्या होगा हमारा 45, ठीक है। इसके बाद एक और हमारा फार्मूला है इसी यूनिट में, संख्या पद्धति में, देखिए एक जानते हैं क्या होता है, LCM मतलब लासा और गुणे मासा मतलब HCF, ठीक है। क्या होता है, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या। तो हमें ये याद रखना है क्या, इसको हम ऐसे याद करते हैं, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जैसे ये दो संख्याएं दी हैं 90 और 35, और इसका हमें पता है कि HCF क्या है 45 है, मासा क्या है 45 है। तो अगर लासा ज्ञात करना हो तो हम यही फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए क्या होता है, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमें LCM निकालना है तो क्या होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करा के जो HCF उसके नीचे भेज दे, भाग दे दे, तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मतलब 135 गुणे 90, और इसी HCF से इसको अगर भाग दे दे तो क्या आ जाएगा हमारा LCM आ जाएगा, लासा आ जाएगा। तो 45 के 45, 45 दूना 90, और 135 से 2 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 270 आ जाएगा, ठीक है। अगर यही LCM पता होता, HCF निकालना होता तो दोनों को गुणा करके LCM से भाग दे देते तो हमारा HCF आ जाता, ठीक है। तो हम दो चीज सीख चुके हैं, क्या एक क्या है यूक्लिड विभाजन असंख्या, ठीक है, ये होता है, और यूक्लिड विभाजन परिमेय का ये है। एल्गोरिथम कैसे लगाते हैं किसी का HCF निकालने के लिए, आगे ऐसे बढ़ते हैं इस तरीके से। और एक हमारा फार्मूला क्या है, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये एक नंबर में पूछ सकता है कि यूक्लिड विभाजन असंख्या से संबंधित, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से संबंधित असंख्या बताओ। तो ये बताना कि क्या है, R B से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। देखिए इसी तरीके से ऐसे भी दे सकता है, 0 ग्रेटर आ रहा, इस तरीके से आगे पीछे क्वेश्चन लगा कि इस तरीके से 3-4 ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपको यही लगाना है ऑप्शन, ये ध्यान देना, ये गलत है, ठीक है। फिर दूसरा देखेंगे, पहली ऐसे दिया रहेगा, ये भी एक नंबर में पूछ सकता है कि दो संख्याओं का मासा इतना है, दो संख्याएं दिया रहेगा तो लासा बताइए। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर लासा दिया है तो क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करा के उसी से भाग देंगे तो हमारा मासा आ जाएगा। अगर मासा दिया है तो मासा से भाग करेंगे, लासा आ जाएगा, ठीक है, मतलब LCM आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है, देखिए वो क्या है, शांत और अशांत, क्या, शांत और अशांत आवर्ती, ठीक है, शांत और अशांत आवर्ती। परमेय संख्या दिया हो उसको कैसे हम जानेंगे ये शांत है कि अशांत है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे, अब देखिए कब जानेंगे शांत, शांत के लिए कंडीशन जान लीजिए, अगर शांत नहीं तो अगला क्या होगा, अशांत ही होगा। शांत के लिए कंडीशन क्या होता है, जैसे कोई संख्या परमेय संख्या है, मान लो 21 और यहाँ पे अगर 2 है, तो अगर हर में 2 आ जाए तो इसका मतलब तुरंत कुछ मत देखो, हर में केवल 2 मिल जाए, अकेला 2 तुरंत शांत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हर में क्या मिल जाए 5, तुरंत आप देख लीजिए कोई भी संख्या 2 मिले अकेले सिर्फ, ठीक है, 2 मिले अकेले 5 में तब भी शांत। अगर ऐसे भी मिल जाए कुछ इस तरीके से 2 गुणे 5 तब भी क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। अगर ऐसे मिल जाए 7 या कुछ भी, मतलब 7 की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई संख्या हो, इसके नीचे लिखा हो 2 की घात 3 या 4, जो भी, मतलब 2 की घात जितना भी मर्जी लिख लो, ठीक है। अब 2 की घात मतलब क्या, अभी ऐसे मिल जाता 7/32। अब 32 पता है क्या होता है, देखिए क्या होता है, 2 की घात क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 को हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं। तो ऐसे दिया रहेगा तो हम इसे इस तरीके से करके देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा 2 की घात के रूप में आया तो इसका मतलब क्या होगा, ये शांत होगा। और इसी तरीके से अगर 7 या फिर कोई संख्या हो यहाँ पे और 5 की घात के रूप में कुछ भी आ जाए तो भी क्या होगा, शांत होगा। और इसी तरीके से कुछ भी लिखा हो और यहाँ पे 2 की घात के रूप में और 5 की घात के रूप में दोनों ऐसे आ जाए, 2 की घात के रूप में इंटू 5 की घात के रूप में, तब भी क्या होगा, शांत होगा। तो इसका मतलब हर में 2 और 5 सिर्फ दिखा, 2 दिखा 5 दिखा, या फिर 2 की घात के रूप में दिखा, 5 की घात के रूप में दिखा, अलग दिखे, 2 अलग दिखा, 5 भी दिखे, तो इस तरीके से इनमें 2 और 5 नीचे अगर है तो वो शांत होगा। इसके अलावा अगर कुछ और है तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे अभी मान लो 21/क्या हो 35 हो, ठीक है। अब ये क्या है, शांत है अशांत है। तो देखिए पहले नीचे वाले का क्या हम कर लेते हैं, गुणनखंड
35 तो क्या करेंगे 7 गुणे 5 और ऊपर देखिए 21 है ना। अच्छा अगर यही हम छोड़ देते हैं तो हमें दिखेगा भाई 5 के अलावा 7 आ गया, तब तो हम तुरंत कह देंगे आसान होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर में 2 और 5 हो, इसके अलावा कोई अदर संख्या आ जाए तो आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए अदर संख्या 7 आया है, तुरंत हम कह देंगे आसान थे। लेकिन ध्यान रखना है ऊपर देखिए 21 है, 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 3, ठीक है 7 गुणे 3 है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे क्या है हमारा 7 है जो तो कट जाएगा, उसके बाद क्या बचा हमारा 3/5। अब देखिए नीचे हर में क्या है 5 है, 3/5 है, तो ये हमारा क्या होगा शांत होगा। इस तरीके से हमें सॉल्व करके लिख लेना है। जब नीचे अकेला बचे और ऊपर से कुछ कटे ना, क्योंकि 5 के अलावा जब 7 आए तो देखिए ऊपर भी 7 आ गया तो कट गया ना, फिर हर में हमारा 5 ही बचा, जो हर में 5 बचे 2 बचे, इस तरीके की संख्या बचे 2 की घात के रूप में या 5 की घात के रूप में या फिर 2 की घात इंटू 5 की घात के रूप में हो, तो वो हमारी संख्या क्या होती है शांत दशमलव प्रसार देती है, ठीक है। तो परमेय संख्या जब हर 2 और 5 के रूप में आए इस तरीके से घात के रूप में, तो हमारा क्या होगा शांत। अगर 2 और 5 के अलावा आ रहा है तो उसके ऊपर चेक कर लेंगे कि उसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, उसका गुणनखंड करके देखेंगे, अगर दोनों सेम मिला तो काट के कर देंगे शांत, अगर नहीं मिल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा वो अशांत हो जाएगा। तो हम 3 कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। देखिए शांत और अशांत कैसे निकालते हैं। यह संख्या क्या है r से b से हमेशा छोटा होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है, और लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये हम तीनों याद रखेंगे। इसके बाद देखिए और है क्वेश्चन, इसको हम स्वीप करके बताते हैं, ठीक है। देखिए अब इसके बाद क्या है हमारा, जैसे अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना, जैसे दिया हो हमारा √2, √3, √5, इन सब संख्याओं को सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन पूछता है 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में कि ये सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन करा देते हैं इसमें, ठीक है। आप क्या करें, और एक चीज इससे पहले बता देता हूं, ये देखिए ये √2, √3, √5, √7 इस तरीके की संख्या जिसका वर्गमूल एग्जैक्ट निकलता नहीं है, तो ये क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ दे, जैसे 3 + √5, तो ये क्या होगा टोटल संख्या क्या हो जाता है अपरिमेय हो जाता है, ठीक है। यही 3 - √5 तो ये भी क्या हो जाता है अपरिमेय। अगर इस संख्या में, ठीक है, गुणा मतलब देखिए अगर इसी संख्या में गुणा हुआ हो, भाग हुआ हो, अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या के साथ गुणा हुआ हो या भाग हुआ हो या जोड़ा गया हो या घटाया गया हो, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे किसके साथ एक संख्या परिमेय हो एक संख्या अपरिमेय हो, उसके साथ चाहे जुड़ा हो या घटाया गया हो या फिर इस तरीके से गुणा हुआ हो या फिर 3/√5 इस तरीके से भाग किया गया हो, तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ ले बता दे √5 एक अपरिमेय संख्या, तो 3 + √5 क्या होगा, तो वो भी क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर √5 को क्या सिद्ध कर दे अपरिमेय संख्या, तो 3 + √5 भी क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या के साथ कोई भी अपरिमेय संख्या जोड़े, घटाए, गुणा करे या भाग करे, तो वो संख्याएं हमेशा अपरिमेय होंगी। तो हम अगर यहाँ पे सिद्ध करना चाहें कि √5, ये सिद्ध कर क्वेश्चन आ जाए कि √5 दिखाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम कैसे लगाएंगे देखिए ध्यान से। देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या, सबसे पहले हमारा यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, क्या होगा देखिए हम सबसे पहले इसी को √5 को मान लेंगे कि माना, ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है, क्या है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या है जहां, अब देखिए हम P और Q को मान रहे हैं ना सहभाज्य संख्या है, क्या सहभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, सहभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। सहभाज्य का मतलब दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। जैसे देखिए 8 और 9, सहभाज्य का मतलब जैसे देखिए 8 का गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 2 होगा और 9 का 3 × 3। देखिए सहभाज्य का मतलब इन तीनों में जब गुणनखंड किया जा रहा है, इसमें से एक भी चीज कॉमन नहीं मिल रहा है। कॉमन का मतलब क्या है, दोनों में कुछ
समान नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कहीं 2 है ही नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ कहीं 3 नहीं है, कुछ भी समान नहीं मिल रहा है, तो ये संख्याएं आपस में क्या होती हैं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर ऐसे हो 12 और 15 तो यहाँ क्या होगा, 3 गुणे 4 ये 12 हुआ, और यहाँ क्या 3 गुणे 5, तो ये आपस में सहभाज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो होता ये है कि दोनों संख्याओं का मासा मतलब दोनों का जो महत्तम समापवर्तक है वो 1 आता है, ठीक है। तो इसमें भी 1 है, देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, जिसमें कुछ कॉमन ना मिले तो उसका मासा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा पी क्यू क्या है, एक सहभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। पी क्यू सहभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पे ध्यान रखना जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। जो क्यू है तो एक परिमेय संख्या जहां पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है। अब देखिए जहां पी बाई क्यू सहभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, अब √5 एक परिमेय संख्या, तो √5 को हम यहाँ ये लिख सकते थे, √5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ लिखना था क्या, जिसे हम ये आप करेंगे, ठीक है, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है जहां हम p बाई क्यू के रूप, जिसे, ठीक है, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद जहां p क्यू सहभाज्य धनात्मक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। आप ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्या कहेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p क्यू सहभाज्य धनात्मक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत लिखेंगे √5 बराबर, ठीक है, p बाई क्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब दोनों, यहां लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम ये लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। जब √5 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, सिर्फ 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, p² / q², ठीक है। अब एक अगर q² को हम यहाँ से आगे अगर बढ़ाएं तो q² अगर इधर कर दें यहाँ पे, ठीक है, q² हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, p² क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, एक परिमेय होता है हमारा, क्या होता है कि जब कोई, ये क्या है, अभाज्य संख्या किसी, ये देखिए क्या है, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को भाग करे, काट दे, ठीक है, ये क्या है, p जो है q² को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, क्योंकि ये तो है क्या, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक कब हो सकता है, यहाँ ऐसा, जब इससे भाग दिया गया और क्या आ गया, हमारा धनात्मक पूर्णांक आ गया। पूर्णांक आ रहा है, देख रहे हैं, पूर्णांक कब आता है, जब इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हमारा यहाँ देखिए p² 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, क्या हो रहा है, p² 5 से विभाजित हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं। अब प्रमेय आपको बताने वाला था, क्या होता है कि अब कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो, क्या कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मान लीजिए 3 है, इसका वर्ग है, और ये धनात्मक अभाज्य संख्या से विभाजित हो। अब बोलो 3 घात 2 किस अभाज्य संख्या से कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कटेगा। तो जब 3 से कटेगा इसका वर्ग, तो आप देख रहे हैं ना, इससे तो ये भी कट जा रहा है, वो संख्या ही खुद कट जा रही है ना। तो वही यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम इसे लिख सकते हैं कि 3 भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ये प्रमेय होता है कि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग अगर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो रही है तो खुद धनात्मक संख्या ही उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी, ठीक है। अगर वो उसका वर्ग विभाजित हो रहा है तो खुद ही वो संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। तो यहां से हम उसी को यूज करेंगे, लिखेंगे यदि, लिखेंगे क्योंकि p² 5 से विभाजित हो रहा है, अतः तो p भी जैसे वहां बताया ना कि 3² 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। यहां भी वही है, जब p² 5 से विभाजित हो रहा है तो अतः p भी क्या होगा, p 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो जब p 5 से विभाजित होगा, अब देखिए कोई संख्या अगर किसी संख्या से विभाजित होता है ना, तो हम यहां से p बराबर इस तरीके से लिख सकते हैं 5m या 5n, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये p जो है 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, p जो है 5 से विभाजित हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे करना, p क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इसको तो और अच्छे से अगर आपको समझ नहीं आया तो बता सकता था,
लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम का वो है, ठीक है, हमें सब कवर करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ आता तो कमेंट करेंगे तो अब मैं आपको बताऊंगा इसको, ठीक है। तो P बराबर क्या है 5m रख सकते हैं, तो P की जगह अब हम क्या रखेंगे 5m, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, P की जगह 5m रखेंगे तो इसका जब स्क्वायर होगा तो 50 हम क्या हो जाएगा 25 और m का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 1 5 5 हम 25, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा है ना तो हम क्या करेंगे 5 को Q के नीचे लाएंगे, तो मतलब ये जो ये चिन्ह लगा रहा हूँ इसका मतलब नीचे इसके लिखना है, ठीक है। जगह की शॉर्टेज की वजह से ये कर रहा हूँ। तो क्या है, तो अब देखिए 5 जो है Q के नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ से Q स्क्वायर अपान 5, ठीक है। तो यहाँ बच इक्वल टू क्या हो जाएगा m स्क्वायर। अब फिर देखिए यहाँ भी जो हमारा m जो होगा ना, यहाँ हम लिख सकते हैं m क्या, m एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए Q स्क्वायर अपान 5 बराबर m स्क्वायर, इसका मतलब ये पूर्णांक है। पूर्णांक कब आ सकता है, किसी को भाग देना पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब क्या होगा फिर यहाँ पे देखिए 5 क्या है भाज्य संख्या है और Q स्क्वायर मतलब Q क्या है पूर्णांक का वर्ग कट रहा है, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा था वैसे यहाँ Q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। अब Q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब Q भी 5 से हो क्या होगा विभाजित होगा। हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं अतः Q 5 से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा, क्या होगा Q 5 से विभाजित होगा। अब देखिए दो चीज, एक तो यहां हम देखें क्या जो P है 5 से विभाजित हो रहा है और यहां देख रहे हैं जो Q है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है, लेकिन हम लोग शुरू में क्या किए थे P और Q क्या है आपस में सहभाज्य हैं, देख रहे हैं, मतलब P भी 5 से कर रहा है, सहभाज्य का मतलब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो दोनों को काटे, है ना। लेकिन यहां से क्या दिख रहा है कि 5 Q को भी काट रहा है 5 P को भी काट रहा है। यहां हम लोग ऐसा बोले थे कि भैया P और Q ऐसा है जिससे कोई संख्या एक संख्या नहीं काट सकती, मतलब दोनों में कॉमन नहीं, जैसे मतलब ऐसे जैसे इस तरीके से देखो इसमें कोई संख्या है जो इसे भी काटे इसे भी काटे, 2 से तो 8 तो कट जाएगा लेकिन 9 नहीं, 3 से 9 कट जाएगा तो 8 नहीं, तो इसमें कोई संख्या नहीं, इसलिए सहभाज्य थे। तो यहां भी सहभाज्य थे, इसका मतलब इसे कोई ऐसा कॉमन संख्या नहीं जो दोनों को काटे। लेकिन यहां से क्या पता लग रहा है कि 5 ऐसी संख्या है जो P को भी काट रहा है, फिर यहां पे भी देखिए Q को भी काट रहा है। तो यहां से हमारा अगर ये 1 है ये 2 है तो हम ये लिख सकते हैं कथन 1 और 2 से 5 P और Q दोनों को विभाजित करता है, अतः विभाजित करता है, जो हमारा माना गया कथन है कि P Q सहभाज्य, ये तो गलत हो गया ना। अतः हमारी मानी गई कल्पना, ठीक है, हमारी या फिर हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना का विरोध होता है, ठीक है, क्या होता है विरोध होता है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना का विरोध होता है। जब विरोध होता है तो यहां फिर इसके बाद लिख सकते हैं क्या, अतः ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये समझ आई होगी, ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार कर लेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें इससे और कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे इस तरीके से, जैसे लिखा जाएगा 3 प्लस ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो ये सिद्ध दिखाओ कि 3 प्लस ऋण 5 अपरिमेय संख्या, अगर 2 नंबर में आता है, ठीक है, क्या 2 नंबर में आता है तो हम सीधा करेंगे कि माना 3 प्लस ऋण 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे P बाई Q इक्वल टू क्या, इसी तरीके से 3 प्लस ऋण 5 मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद, यहां से यहां क्या करेंगे ऋण 5 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा P बाई Q माइनस ऋण 5 बराबर 3। अब देखिए P बाई Q क्या है, ये एक परमेय संख्या है और परमेय संख्या में से ये क्या घटाया जा रहा है, एक मिनट ये नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए,
क्या करेंगे यहाँ से, देखिए क्या है, पी बाई क्यू इक्वल टू, पहले मान लेंगे 3 प्लस रूट 5। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, पी बाई क्यू और 3 को इधर ले आएंगे तो -3 बराबर क्या बचेगा, रूट 5। ठीक है, अब पी बाई क्यू में से अगर जब -3 घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, पी माइनस 3 क्यू बाई क्यू और बराबर रूट 5, क्योंकि ये भी पूर्णांक है। तो यहाँ से देखिए परमेय संख्या दोनों है, परमेय संख्या तो इस साइड देखेंगे यहाँ से पी माइनस 3 क्यू, ये पूरा क्या है, परमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, अपरमेय संख्या। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये दिखाएंगे पी माइनस 3 क्यू बाई क्यू क्या है, परमेय संख्या है, परंतु रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए दोनों बराबर है ना, और एक क्या है, परमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ये लिखेंगे ये परमेय संख्या है, रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके बाद कहेंगे अतः हमारा माने गए कल्पना, अतः हमारा माना गया कल्पना क्या है, गलत है, क्योंकि जो हम माने इसे 3 प्लस रूट 5 को क्या माने हैं, अपरिमेय संख्या माने, परमेय संख्या माने हैं। तो इस तरीके से लिखे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, लास्ट में पता लग रहा है कि इसके मानने से कि ये परमेय संख्या है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर हो रहा है, जो संभव नहीं है। तो हम इसके बाद लिख सकते हैं कि अतः रूट 5 एक, इसके बाद जब ये कहेंगे ना कि हमारा ये विरोध कर रहा है, क्या विरोध कर रहा है, कि जो हम पी बाई क्यू मान लिए 3 प्लस रूट 5 को परमेय संख्या माने हैं, उसका विरोध कर रहा है ये लिखने के बाद। ठीक है, रूट 5 एक अपरमेय संख्या, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः यह हमारी कल्पना का विरोध करता है। अतः 3 प्लस रूट 5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, पहले हम माने थे परमेय संख्या, उसका विरोध हो गया, इसका मतलब वो है नहीं, तो क्या है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो परमेय संख्या माने थे, उसका विरोध हुआ, इसलिए हमारा ये क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारा जो संख्या पद्धति है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब संख्या पद्धति में इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, बीज गणित देखेंगे। ठीक है, बीज गणित 18 नंबर का, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए यहां पे आप देख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 लिखा है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, दो चरों वाले, चर क्या होता है, x और y। ठीक है, और ये c क्या है, चर है, तो यहां भी x y दो रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म क्या होता है, मतलब जब दो समीकरण हो जाए एक साथ तो क्या हो गया, समीकरण का जोड़ा, इसी को क्या हम बोलते हैं, रैखिक समीकरण युग्म। इसमें x और y क्या है, दो चर है, इसलिए इसे बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इस तरीके देखिए, जैसे ये है ऐसे इस तरीके का दिया हो तो इनको हम क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया है। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये सामान्य क्या है, समीकरण है। ठीक है, अब देखिए इसमें कभी यह एक की जगह देखिए, यहाँ पे x यहाँ क्या है, एक है, कुछ नहीं है तो एक होता है। ठीक है, और b की जगह देखिए यहाँ b1 है, यहाँ क्या है, 3 है, और यहाँ देखिए जो c1 है, अब यहाँ पे -6 लिखा है ना, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से अगर जब बदलेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 3y लिखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। जब इधर आएगा तो चिन्ह ये माइनस से हो गया, ये -12। तो हमारा यही जो समीकरण है ये क्या है, रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो इनको हम देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या निकलता है, x और y का मान निकलता है। तो हमारा इसमें कितनी विधियां हैं, दो विधियां, एक ग्राफीय विधि होती है, एक बीज गणितीय विधि होती है। ग्राफीय विधि में ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं, और बीज गणितीय विधि में हम क्या तीन विधि से सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो इसके 3-4 एक मेथड ये है, बीजगणितीय विधि में 3 मेथड है, और ग्राफीय विधि ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए रैखिक समीकरण है तो इनकी लाइन्स होती है। अगर हम ग्राफीय विधि के बारे में बात करें, सबसे पहले ग्राफीय विधि देखिए, दो समीकरण है तो इनका लाइन होता है। अगर ये इनका जब लाइन खींचेंगे, मान लो ये लाइन ऐसे कट कर दी, ठीक है, जब ये लाइन कट कर देंगी तो इन दोनों रैखिक समीकरण का एक हल होगा। तो इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा, अगर ये ग्राफ बनाया गया और वो दोनों कट कर दी तो इनका एक हल होगा। क्या होगा, अगर कट कर रही है लाइन तो उनका एक हल होगा, और एक दूसरे की ये क्या होंगी, संगत होंगी। ठीक है, संगत कही जाएंगी। ठीक है, इनका एक हल होगा और संगत कही जाएंगी। अगर यही लाइन्स ये समांतर हो गई, ठीक है, तो इनका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा,
कोई हल नहीं। कोई हल नहीं क्यों होगा? क्योंकि जब एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं कर रही हैं तो इनका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। जब कट करती हैं तभी इनका हल होता है, जब एक बिंदु पे कट कर रहे हैं तो एक हल होगा। अब हल ही नहीं कर रहे हैं तो कोई हल नहीं, और यहां क्या होगा? असंगत इन्हें बोला जाएगा, ठीक है, असंगत बोला जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी चली गई, ठीक है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी चली गई, ठीक है, जब इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी चली जाएगी तो इनका जो हल होगा, अब देखिए ये एक पॉइंट पे कट कर रहा था तो एक हल, लेकिन जब इसी के ऊपर ही जाएगी तो हमेशा कट करती हुई जाएगी, तो कितनी जगह कट जाए? अनंत जगह, तो इसका क्या होगा? अनंत, अनंत हल, ठीक है। क्या होगा? अनंत हल होगा। और ये क्या होगा? संगत आश्रित होगा। क्या होगा? संगत आश्रित होगा। तो हमें ये कैसे पता लगेगा, ठीक है, कि एक हल है कि कोई हल नहीं है कि अनंत हल है? तो देखिए एक हल जब होता है तो संगत होता है, जब कोई हल नहीं मतलब समांतर होता है तो असंगत होता है, और जब एक दूसरे के ऊपर उसी के ऊपर जाता है, ठीक है, संपाती होता है मतलब एक दूसरे की लाइन के ऊपर ही रहता है, तो उसके क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं, उन्हें संगत आश्रित बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इसी को सॉल्व करते हैं ग्राफीय विधि से, ठीक है। अब ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है देखिए। अब मान लीजिए यहाँ x + 3y = 6 है। क्या है? x + 3y = 6 है। यहां हम एक बार क्या करेंगे? x को 0 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे? y को 0 रखेंगे, ठीक है। जब हम x = 0 रखेंगे तो हम यहां देखेंगे y बराबर क्या आएगा? x के जो 0 रख दिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां बचेगा क्या? अगर ये सॉल्व करें तो x की जगह 0 रखने पर क्या होगा? 3y = 6 और x की जगह 0 हो गया, तो 3y = 6, तो 0 तो खत्म हो गया, y बराबर क्या हो जाएगा? 6/3, मतलब क्या आ जाएगा? 2। तो जब x 0 होगा तो y क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहीं पे अगर हम एक बार y 0 रख दे तो अच्छा, जब ये 0 हो गया तो इसका एक बिंदु मिलेगा 0,2 मिलेगा, ठीक है। और यहीं पे अगर हम y = 0 रख दे तो x बराबर क्या मिल जाएगा? हमारा 6 मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या समीकरण बनेगा? 6,0। देखिए यहाँ पे पहला वाला x का निर्देशांक रखते हैं, फिर y का रखते हैं, तो यहाँ पे देखो x 0 था, y 2 तो 0 2 0, y 0 है तो 0 यहाँ y की जगह होगा और x से 6 आ गया। तो पहली समीकरण लिखे थे x + 3y - 6 = 0, तो हमारा एक बिंदु ये मिला और एक बिंदु ये मिला। अब देखो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करें, देखिए एक ग्राफ बनाएंगे ऐसे, इसको बोलते हैं y अक्ष और इसको बोलते हैं x अक्ष, ठीक है। ये है y, इधर लिखते हैं y' और ये क्या है? x, और इधर लिखते हैं x'। जब ग्राफ बनेगा तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु हमारा क्या है? 0,2, ये y अक्ष पे मिलेगा, क्योंकि y अक्ष पे x का मान 0 होता है, x का मान y अक्ष पे क्या होता है? 0। तो ये 0,2 है तो इस अक्ष पे मिलेगा, तो यह मान लो 1 हो गया और ये 2, तो x का मान यहाँ 0 होगा, y ऊपर था तो क्या होगा? इसका नाम 0,2, और यहाँ क्या है? 6,0, x की वैल्यू 6 है तो इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए x की वैल्यू 6 है तो x पे हम 6 कदम चले, y का मतलब ऊपर नीचे 0 है तो मतलब यही x अक्ष पे चलना है, तो यहाँ क्या होगा? ये क्या होगा हमारा? 6,0, ठीक है। तो अब ये दो बिंदु मिल गए तो इनको हम क्या कर देंगे? ऐसे मिलाएंगे, सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सीधे जो है सीधी लाइन हम खींचेंगे, ठीक है। यही है, ये बिंदु क्या है हमारा? 6,0 और ये क्या है? 0,2 है, ठीक है। तो हमारी ये लाइन हो गई। अब देखिए दूसरा समीकरण हम लिखेंगे, क्या है? 2x - 3y - 12 = 0। अब फिर यहाँ पे अगर हम देखो x = 0 रखें, फिर क्या रखें? x = 0, तो यहाँ क्या होगा? -3 - 12 = 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा 12 उधर जाएगा तो -3y = 12, तो -3 से भाग दें तो y बराबर क्या होगा? -4। तो क्या होगा? एक बिंदु मिलेगा 0,-4। अब यहीं पे हम जब y = 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x - 12 = 0, या फिर 2x बराबर क्या होगा? 12, और x = 2 से जब भाग देंगे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? 6,0 मिलेगा। तो एक बिंदु मिला 6,0 पहले से ही है, और एक क्या? 0,-4। 0, देखिए x पे क्या है? ये y अक्ष पे 0 है तो -4 नीचे y का आएगा, तो 1 2 3 4 ये हो गया, ये होगा 0, -4 ये बिंदु,
ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पे है ही, तो हमारा ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे ये लाइन, ठीक है। तो देखिए एक बिंदु पे कट कर रहा है, कहाँ पे, 6,0 पे कट कर रहा है, तो इसका एक हल होगा। देखिए एक ही हल होगा, 6,0, x की जगह 6 रख दें, y की जगह 0, तो ये क्या होगा, दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। देखिए यही हल आपको दिखा देता हूं करके। देखिए अब ये दोनों लाइन यहां से देखेंगे क्या है, इसका एक हल है, ठीक है। वो क्या हल है, 6,0, मतलब x का मान 6 होगा, y का मान क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए इसको संतुष्ट कर देंगे, अगर इसमें रख दे हम x का मान 6 रखे, तो जब यहां 6 रख देंगे तो क्या होगा, 3y - 6, देखिए 3y, x का मान 6 रख दे और y का मान 0, x का मान 6 और y का मान 0, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, प्लस 3 में जब 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, -6। अब बोलो 6 यहाँ प्लस का, ये माइनस से 6 में से 6 घटेगा, 0 नहीं आ जाएगा। तो देखिए समीकरण क्या हो गया, संतुष्ट, मतलब 0 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ भी जब रखेंगे तब भी ये 0 बराबर 0 आएगा। देखिए x बराबर जब 6 रखेंगे 2 × 6 = 12 हो जाएगा, और -3y, y की जगह 0 रखेंगे तो ये तो 0 होगा। यहाँ क्या होगा, 12, तो y की जगह 0, तो 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0, और -12 बराबर 0, तो 12 में से 12 जाएगा, क्या जाएगा, 0। तो देख रहे हैं 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0, मतलब क्या है, इन दोनों का हल क्या है, 6,0, ठीक है। ये कौन सा विधि था, ग्राफीय विधि, ठीक है। अब देखिए अगर यही क्या होता, ये कट नहीं करता और ऐसे समांतर जाता, दोनों लाइन समांतर, तो क्या होता, कोई हल नहीं होता, संगत होता। और अगर एक लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है, उसी के ऊपर, ठीक है, संपाती लाइन जा रही है इसी के ऊपर, तो क्या होगा, अनंत हल, हर जगह कट करेगी, ठीक है। तो ये ऐसा एग्जाम्पल था, क्या कर रहा है, एक जगह कट कर रहा था, इसलिए क्या होगा, ये संगत होंगे, ठीक है, ये दोनों समीकरण संगत होंगे और इनका एक हल होगा, ठीक है। इसी तरीके से और आएंगे, अगर वो कट नहीं करेंगे तो समांतर होंगे, ठीक है, और अगर एक ही पे जा रहे हैं तो उसके समांतर होगा तो कोई हल नहीं, और उसी के ऊपर जा रहा है तो अनंत हल होगा, ठीक है, और वो क्या होंगे, संगत आश्रित होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं बीजगणितीय विधि से, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बीजगणितीय विधि से, किस तरीके से होगा हम वो बताते हैं आपको। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, हम इसको बीजगणितीय ग्राफीय विधि से हम देख चुके हैं, बीजगणितीय विधि से क्या होगा। देखिए बीजगणितीय विधि में अगर यहाँ पे देखिए a1 b1 है ना, अगर हमें ये पता लगाना हो कि इसके एक हल है कि अद्वितीय है, मतलब अनंत हल है, एक हल को अद्वितीय हल भी बोलते हैं, ठीक है। अद्वितीय हल का मतलब सिर्फ एक हल है, एक हल है, अनंत हल है, या फिर कोई हल नहीं है। बीजगणितीय विधि से कैसे जानेंगे, अभी देखिए ग्राफीय विधि से जब कट कर रहा तो एक हल समांतर हो रहा था, कोई हल नहीं, जब उसी लाइन के ऊपर जा रहा था तो क्या हो रहा था, अनंत हल हो रहा था। अब बीजगणितीय विधि से कैसे ये जानेंगे, ठीक है, बीजगणितीय विधि से कैसे जानेंगे, देखिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ से जैसे दिया है ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसी का यूज करके देखिए जब हमारा ऐसा हो, क्या हो, a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो हमारा क्या होगा, एक हल या फिर अद्वितीय हल, ठीक है। अगर यहीं पे हमारा क्या हो, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, एक हल होगा और एक दूसरे को कट करेंगी, ठीक है, एक बिंदु पर प्रच्छेद करेंगी, ये लाइनें एक बिंदु पर प्रच्छेद करेंगी, ठीक है। लेकिन यहां पे a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये क्या होगा, समांतर होगा, और एक हल यहां था, यहां क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, क्या, कोई हल नहीं, ठीक है। अगर यहां पे ऐसा हो जाए a1/a2 बराबर b1/b2, यहां पे क्या है, b2 है, ठीक है, बराबर c1/c2, तो यहां क्या होगा, जब तीनों हो जाए, a1 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो, c1 c2 का रेशियो, जब तीनों बराबर हो तो लाइन क्या होगा, अनंत हल होगा, किसका, क्या होगा, अनंत हल, ठीक है। क्या होगी, एक दूसरे के लाइन क्या होगी, संपाती होंगी, ठीक है, संपाती लाइनें होंगी, मतलब क्या होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या होगी, जाएगी, ठीक है। इसका कितने हल होंगे, अनंत हल। क्या ध्यान देना, a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, एक हल या फिर अद्वितीय हल, ठीक है, एक बिंदु पे कट करेंगे, मतलब इस तरीके से। और ये a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या होंगी, समांतर होंगी, और इसका कोई हल नहीं होगा। और a1/a2 बराबर b1/b2, मतलब यही हम केवल ये कैलकुलेशन कर लिए, इस पे रख के देख लिए तो हमारा क्या होगा,
कितना हल होगा कितना नहीं हम निकाल सकते हैं। देखिए ये हम बताएंगे कि एक हल, ये नहीं, हल निकाल नहीं पाएंगे, ये बता देंगे इसका एक हल है कि अनंत हल है कि कोई हल नहीं है इनसे। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया इसका हम यूज कैसे करेंगे इसका कि एक हल है क्या है, तो हम यहाँ पे देखें इसकी तुलना करेंगे a1x, देखिए इस समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से जब करेंगे, जब यहां से पहले में देखेंगे क्या होता है, a1x यहाँ क्या है, x है, यहाँ भी x है, इसके सामने कुछ है क्या, कुछ जो दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से तुलना करने पे a1 बराबर 1 आ जाएगी और b1 की जगह क्या होगा, b1 बराबर 3 आ जाएगा और c1 की जगह क्या होगा, c1 -6 है, क्या है यहाँ पे देखिए c1 है, यहाँ पे -6 है, ठीक है, यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ माइनस, इसलिए क्या होगा -6 होगा। जब भी माइनस रहे तो आप ध्यान दीजिएगा -6 लिखेंगे। अब देखिए दूसरे का जब करेंगे यहाँ पे क्या है, x है, a2x है, यहाँ क्या है 2x है, इसका मतलब a2 की जगह क्या है 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए b2y है, यहाँ पे क्या है -3, फिर देखिए माइनस आ गया तो b2 बराबर क्या होगा -3 होगा। अब देखिए c2 जो है, c2 बराबर क्या है -12, क्या है c2 बराबर क्या है -12। अब देखिए हम यहाँ से रखेंगे पहला कंडीशन देखेंगे, अगर हम इसका निकालें a1/a2, ठीक है, a1/a2 निकालेंगे, a1 की जगह 1 है, a2 की जगह 2 है, तो क्या होगा 1/2। देखिए a1/a2 करेंगे 1/2 और अगर हम b1/b2 करें तो क्या होगा 3/-3, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा मतलब -1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे c1/c2 देखें तो -6 मतलब क्या हो जाए 1/2, मतलब 1/2 यहाँ भी आएगा, -6 बटे -12 वो कट जाएगा, क्या होगा देखिए -6 बटे -12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा, ये कटेगा 6 के 6, 6 दूना 12, मतलब 1 बटे क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो c1/c2 1/2 आया, तो ये आया। अब यहाँ से हमें क्या पता लगेगा, देखिए पहला ही समझ, ये कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए a1/a2 1/2 है, b1/b2 1 है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं तो इसका मतलब एक हल होगा, एक हल होगा। अभी पिछले जब ग्राफीय विधि से सॉल्व किए थे तो उसका एक हल नहीं आया था ना, क्या था हमारा वो हल 6,0 था। तो ये केवल ये बता रहा है कि एक हल होगा, ये सॉल्व नहीं निकालता है, सॉल्यूशन नहीं निकालेगा। अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, बीजगणितीय विधि से जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये तरीका था बीजगणितीय विधि की, हम ये पता लगा लेंगे कि इसका एक हल है कि अनंत हल है कि कोई हल नहीं है। अब देखिए इसका हल निकालने के 3 विधि होती है। सबसे पहले एक होता है प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि। जब प्रतिस्थापन विधि होता है इसमें क्या हो, प्रतिस्थापित करते हैं, एक समीकरण से मान उठा के दूसरे वाले में रख देते हैं। तो देखिए हमारा एक समीकरण ये पहला है और ये क्या है दूसरा है। पहले समीकरण को देखें, अगर हमारा क्या लिखा है x + 3y = 6 है। अगर यहाँ से x निकाले तो 3y को उधर कर दे तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 - 3y हो जाएगा। ये देखो x बराबर, ये देखो समीकरण एक था, x बराबर 6 - 3y को हम यहाँ लिखेंगे को समीकरण, x बराबर 6 - 3y को समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने मतलब 2 में रखने पर, ठीक है। ये तो एक था, 2 में, 2 मतलब ये है x की जगह हम क्या लिखेंगे 6 - 3y, ठीक है। जहां x है वहां लिखेंगे 6 - 3y। तो मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है 2x, तो हम लिखेंगे 2 और x की जगह अब लिखेंगे 6 - 3y। देख रहे हैं x बराबर 6 - 3, तो जहां x था उसी की जगह 6 - 3y लिख दिए। अब यहाँ देखिए क्या है -3y, ठीक है, और बराबर क्या है 12 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 × 6 = 12 हो जाएगा। यहाँ से 2 × 3 का -6y और यहाँ क्या है -3y बराबर 12। अब देखिए -6y - 3y क्या होगा 12 - 6, दोनों माइनस का है तो जुड़ जाएगा, 6 × 3 क्या होगा 9y बराबर 12, ठीक है। अब देखिए ये जो 12 है ना उसको उधर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -9y, ये देखिए प्लस का 12, यहाँ भी प्लस का 12, तो क्या होगा 12 - 12 और 12 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, मतलब -9y बराबर 0। इसका मतलब y बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारा, ठीक है। जब 9 से भाग करेंगे 0 को चाहे जिससे भाग करो क्या होता है 0 ही होता है, तो y बराबर 0, देखिए पहले भी आया था हमारा 0, ठीक है। अब y बराबर 0 किसी समीकरण एक में रख दो, ठीक है, y बराबर 0 समीकरण एक में रखने पर, जब एक में रखेंगे
तो क्या होगा, y की जगह 0 रखेंगे तो x देख क्या है यहाँ, x बराबर, यहाँ देखिए x बराबर क्या है, x बराबर 6 और -3y है। y की जगह जैसे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, 6 आ जाएगा। तो देखिए फिर समी हल नहीं हो गई, x बराबर 6 तो 6 कामा 0 नहीं आया, तो पहले भी तो आया था वही, तो एक हल हो गया 6, एक और y, x का वैल्यू 6 आया, y का वैल्यू 0। तो पिछली बार भी देखिए ग्राफीय विधि से भी वही आया और आएगा ही। समीकरण जब सेम है, दोनों रैखिक समीकरण सेम है, तो चाहे जिस विधि से सॉल्व करो आंसर तो हमारा एक ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि। अब इसके बाद होता है विलोपन विधि और क्या होता है, वज्र गुणनखंड विधि। तो हम विलोपन विधि दिखाते हैं और वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। देखिए अब हम क्या लगाएंगे, विलोपन विधि। क्या है, विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, देखिए दो समीकरण है हमारा, क्या है, एक x + 3y = 6 है, ठीक है, और दूसरा क्या है 2x - 3y = 12 है। अब ये विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम एक को विलोपी मतलब विलुप्त कर देते, काट देते हैं, ठीक है। ये देखिए 3y है, यहाँ पे क्या है -3y। अगर हम देखिए यहाँ तो क्वेश्चन आसान हो गया, जैसे क्या है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12, ठीक है। अगर यहाँ 3y की जगह 4y होता तो यहाँ 3y होता, यहाँ -4y। तो देखिए लेकिन ये बाई चांस क्या हो, 3y और -3y है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखो, अगर इसको हम जोड़ दें, यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो 2x, x में 2x जुड़ेगा तो क्या आएगा 3x, लेकिन यहाँ 3y है और यहाँ क्या है -3y। जब ये आपस में जुड़ेंगे, एक प्लस है एक माइनस, दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा और बराबर 6 और 12 क्या होगा 18। तो यहाँ 3x = 18 आ जाएगा, क्या होगा 3x = 18। तो x बराबर क्या होगा, 3 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए x को यहाँ पे रख दे समीकरण 1 में, x बराबर 6, तो यहाँ पे अगर रख देंगे हम तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 6 इस समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 3y = 6। इस समीकरण में x यहाँ क्या रख दिया 6, तो 6 + 3y = 6, तो यहाँ से 6 कट जाएगा, तो यहाँ से 3y कट जाने का मतलब क्या हो, 3y = 6 उधर जाएगा, 6 - 6 हो जाएगा, तो 3y = 6 में से 6 जाएगा 0, तो इसका मतलब y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। 3 से भाग देंगे 0 को तो क्या होगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से y 0 आ गया और x हमारा 6 आ गया। फिर देखिए वही आंसर आया कि नहीं, 6, 0, ठीक है। अब लेकिन विलोपन विधि में ये तो क्वेश्चन आसान था, अभी बाई चांस यहाँ पे 3y की जगह क्या होता, यहाँ होता -4y, तो हम क्या करते, तो ये यहाँ 3 है, यहाँ 4, अगर जोड़ते तब भी नहीं कटता, तो हम क्या करते हैं काटने के लिए, ये देखिए पहली समीकरण में यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पे सिर्फ x था, तो इस समीकरण में 2 से गुणा करा देते। क्या करते, 2 से गुणा करा देते, तो क्या हो जाता 2x + 6y = 12, ठीक है। अब यहाँ 2x होगा, यहाँ पे फिर 2x होता, तो क्या करते इसमें से ये वाला घटा लेते, लेकिन ये आसान था तो नॉर्मली हम क्या किए, जोड़ते ही क्या एक प्लस था एक माइनस, तो क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हम क्या ध्यान रखते हैं कि ये दोनों सेम है, किसी का गुणांक सेम कर लेते हैं। अभी यहाँ सेम रहता, x का करना होता, यहाँ 2x, तो आसानी ये रहता कि इस समीकरण में 2 से गुणा करते तो 2x आ जाता, तो यहाँ भी 2x, तो हम घटाते इस बारी, जब घटाते तो ये चिन्ह बदलता सबका, यहाँ ऋण हो जाता, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। सॉल्व कर देते तो हमारा क्या आ जाता, आंसर आ जाता, ठीक है, और हमारा y का तुरंत वैल्यू आ जाता, ठीक है। अब क्या कर, अभी देखिए अगर मान लो वही करते हैं, ठीक है, एक बार करके देखते हैं, तो 1 है ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको मान लो विलोप करना चाहते हैं x को, यहाँ जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा 2x + 6y = 6 दूना 12 हो जाएगा, और यहाँ ये तो यही रहेगा 2x - 3y = 12, समझ रहे हैं ना। इस वाले समीकरण में 2 से गुणा कर दिया, देखो 2x की जगह 2x हो गया, 3y है 6y हो गया, 6 की जगह 12 हो गया, और नीचे वाला 2x - 3y = 12 यही लिखा हूँ। अब देखो क्या है, हम x को विलुप्त करना चाहते हैं ना, तो हम घटाएंगे, जब घटाते हैं सबका चिन्ह बदल जाता है, यहाँ ऋण हो गया, ऋण क्या हो जाएगा धन, और यहाँ क्या हो जाएगा ऋण। अब देखिए 2x में से 2x घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 6y है और यहाँ प्लस का 3y है, 6 3 क्या हो जाएगा 9y आ जाएगा, क्या यहाँ प्लस हो जाएगा 9y, और यहाँ देखिए बराबर 12 है, यहाँ भी 12 में से 12 जाएगा क्या हो गया 0, तो यहाँ से देखिए 9y = 0, तो y बराबर क्या होगा 0/9, मतलब वही क्या आएगा, फिर y बराबर क्या होगा 0। 0 को किसी भी संख्या से भाग दे लो 0 ही आएगा, तो 0 को 9 से भाग दें तो 0, फिर देखिए y 0 आ गया ना, यहाँ भी y 0 था, ठीक है। तो फिर अब जब y = 0 इस समीकरण में रख दो, चाहे पहले में रख दो, तो जैसे यहाँ y = 0 यहाँ इसमें रखे
y बराबर 0 इसमें रखते ही तो y की जगह पूरा 0 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 2x बराबर 12 बचेगा, तो x बराबर क्या होगा 2 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो ठीक है, ये तरीका है। ये किसको कौन सा विधि कहते हैं? विलोपन विधि। एक बार चाहे x को करो, जो मर्जी आपको जो आसान लगे अपने हिसाब से, चाहे x को विलोप करो चाहे y को करो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या होता है? वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। वज्र गुणनखंड विधि है, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, ध्यान से देखेंगे आप, एक ही बार में समझ जाएंगे। वज्र गुणनखंड विधि में क्या करना है, देखिए हमें x y और c रहता है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। x लिखेंगे अपान, यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे और बराबर 1 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? x y और 1, थोड़ा स्पेस देके इसके अपान में लिखेंगे ऐसे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप देखिए ध्यान से, अभी आ जाएगा। देखिए ऐसा लिखा x, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ y है, तो x लिखा y लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, c है ना, c की जगह हम 1 लिखते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मेट है, ठीक है। x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे। अब देखिए x के नीचे हमें क्या लिखना है, देखिए x के नीचे यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे क्या है x, ये देखिए ये वाला समीकरण, ठीक है। यहाँ पे क्या है x है, ऐसे हम इस तरीके से पहले इस समीकरण को ऐसे बदल लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1, देखिए ये हो गया, ये x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, एक तरफ क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से करने के बाद हम वज्र गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, देखिए x है ना, x वाला लाइन छोड़ देंगे पूरा, यहाँ x है यहाँ 2x। अब देखो x वाला छोड़ने के बाद यहाँ क्या है, जो y और 6 इसका गुणांक जो है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो हम क्या लिखेंगे 3, और y के नीचे वाले समीकरण में क्या लिखा है -3, तो हम क्या लिखेंगे -3। देख रहे हैं, केवल x वाला लिखे हैं ऊपर, इसलिए x वाली लाइन पूरा छोड़ दे रहे हैं। फिर क्या लिख रहे हैं 3 और -3, और क्या लिखेंगे -6, यहाँ पे लिखेंगे -6 और -12। यहाँ पे कैसे लिखा फिर से समझ लो, x वाली लाइन पूरा छोड़ के जो गुणांक लिखा, जो गिनती है वही लिखेंगे। यहाँ y के सामने 3 गिनती है तो 3 लिख लिए, और y के सामने -3 है तो -3 लिख लिए, और यहाँ पे -6 और यहाँ पे -12 लिख दिया। अब इसी तरीके से y का जब लिखेंगे तो y वाली लाइन छोड़ देंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब y वाली लाइन छोड़ेंगे तो हमारा इसके बाद क्या लाइन आएगा, ये देखिए जो लाइन लेते हैं उसके दाहिने तरफ से चलेंगे। जैसे जब x लिए थे तो यहां से स्टार्ट किए थे ना, जैसे x छोड़े तो 3, फिर -6, फिर -3, -12, ऐसे हुआ ना। ऐसे ही जब y छोड़ेंगे फिर दाहिने वाला पहले लिखेंगे, मतलब यहाँ पे -6 और -12, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे -6 -12। यहाँ ध्यान रखेंगे जो यहाँ पे है ना, इसी को तुरंत यहाँ लिख देंगे, ये भी तरीका ठीक है। अब देखिए y वाला ढकना था, -6 और -12 लिख चुका है, तो बचा क्या है x, और x वाला, x के सामने क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फिर 1 की बारी आ गई, 1 की बारी आ गई। अब बताया हो ना, जो लास्ट वाले में लिखा हो यहाँ भी लिख दो, 1 और 2, ये लिख दिए। उसके बाद जो बचा, देखिए ये 1 है, ये C वाला था, इसको ढकेंगे। अब हमारा 1 2 इसका तो हो गया, अब क्या बचा है 3 और -3, तो हम क्या कर देंगे 3 और -3। आपको दिक्कत हो वीडियो रोक के फिर से एक बार वापस कर लेना, क्योंकि बार बार रिवीजन करेंगे वही, चलो एक बार कर देते हैं। देखिए क्या है, हम क्या करें, जब x वाला लिखते हैं तो x वाला रो, जहां भी दिक्कत हो आप रोक के पीछे फिर से वापस करके देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे प्रयास करो, चलो एक बार बता देता हूं इसको, ठीक है। जैसे x वाला लिखे तो x वाला हो गया, x को छोड़ेंगे, यहाँ पे क्या क्या बचा, गिनती जो जो बचा है, यहाँ देखिए प्लस का 3 है तो सिर्फ 3 रहेगा, माइनस का रहेगा तो माइनस जरूर रहेगा, ठीक है। माइनस कहीं भी हो तो माइनस जरूर लिखना, 3 है और -3, 3 -3, और यहाँ -6 है, -12, -6 -12। इसमें जब जैसे यहाँ जाएंगे तो ये पीछे वाला तुरंत यहाँ लिख देंगे -6 और -12। लेकिन जब y वाला लिख रहे हैं तो y वाला इसे ढक लेंगे, तो क्या बचा -6 -12 हो चुका है। अब x वाला लिखेंगे, यहाँ पे क्या है 1 और 2, 1 और 2 लिख दिए। अब c वाले की बात आई, c वाला पहले ढक लेंगे, c वाला ढक लिया, बचा क्या है 1 2, तो हमारा बताए हुए ये तो पहले लिख ही लेंगे, तो 1 2 हो गया, और फिर क्या बचा 3 और -3, तो 3 और -3 लिख दिए। इतना करने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, देखिए क्या करना, ऐसे तिरछा गुणा करना है। यहाँ लिखेंगे x, पहले ऊपर लिख लिए, नीचे करेंगे ना, ये देखिए -12 और 3 से गुणा करेंगे, 12 3 का क्या होगा 36, लेकिन माइनस चिन्ह है तो यहाँ क्या आएगा -36, ठीक है। अब देखिए ऋण 3 है और ये ऋण 6 है, जब ऋण ऋण का गुणा होता है तो धन हो जाता है, 3 6 18 होगा, ऋण ऋण धन हो गया, धन 18 होगा। लेकिन यहाँ पे एक ऋण चिन्ह अपने आप आता है, ठीक है। क्या होता है, इसका गुणा कराने के बाद ना
इसको गुणा करें, इसको गुणा कराओ माइनस इतना करना रहता है, इसको गुणा कराने के बाद ऋण इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा घटा माइनस इन दोनों का गुणा। जब इन दोनों का गुणा हुआ तो 12 तिया का 36 माइनस 36 आ गया। जब इन दोनों का गुणा हुआ 3 छक्का 18 माइनस प्लस हो गया, मतलब 18 हो गया। इन दोनों का गुणा आया 18, लेकिन इसमें से क्या होता है घटाना रहता है, तो माइनस 18 हो जाएगा बराबर। देखिए यहाँ पे क्या है y है, y लिखेंगे, फिर इन दोनों का आपस में गुणा, क्या होगा 2 छक 12 माइनस का 12 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 12 1 के 12 लेकिन माइनस का 12 आएगा। अब लेकिन हमारा एक क्या है घटाना है, माइनस 12 पहले से आ रहा है, इसको और घटाना है, माइनस 12 यहाँ पहले से माइनस चिन्ह अंदर से आए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बराबर यहाँ पे 1 है, 1 ऊपर लिख देंगे, यहाँ से नीचे 3 1 के 3 हो जाएगा, माइनस का 3 होगा, यहाँ 2 तिया का 6 होगा, एक चिन्ह अंदर से आता माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x अपान माइनस 36 और माइनस 18, तो क्या हो जाएगा माइनस 54 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y अपान माइनस 12 प्लस 12 क्या हो जाएगा y अपान 0 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 1 बटे माइनस 3 माइनस से क्या हो जाएगा 1 बटे माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करना है, इन दोनों को यहाँ से ये दोनों लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे ये दोनों लेंगे, क्या लेंगे ये उठाएंगे x अपान क्या है माइनस 54, क्योंकि देखो ये बराबर इसके है, तो हम एक बार ये दोनों लिखेंगे, इतना बराबर इतना जब करेंगे x बटे माइनस 7 बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा माइनस 9। तो क्या करना है इसको बराबर करना है, तो हम देखिए ऐसे तिरछा माइनस 7 को यहाँ गुणा कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 7 ऊपर आएगा, माइनस 54 अपान क्या हो जाएगा माइनस 9, तो ऋण कट जाएगा, 9 से भाग देंगे तो x बराबर क्या आ गया हमारा 6 आ गया। ठीक है, x बराबर 6 आ गया। अब ऐसे ही इसको एक बार लेंगे कि y बटे 0, तो क्या होगा y अपान 0 इक्वल टू माइनस 1 अपान 9। अब 0 से जब इसमें गुणा कर देंगे तो y बराबर तुरंत हमारा क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को यहाँ ऊपर चला है 0 हो जाएगा, 0 को जिससे भी भाग दो 0 आता है। तो फिर देखिए यहाँ x बराबर 6 आया, y बराबर 0, जो हमारा ग्राफीय विधि से और बीजगणितीय विधि के तीनों विधि से लगाएं, सब हमारा क्या रहा यही आया सॉल्यूशन। तो बस यहाँ क्या होगा डिजिट चेंज होगा। ठीक है, आपका क्या होगा डिजिट चेंज होगा, तरीका यही रहेगा। आप क्या करेंगे, आपका रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो एक साथ में एक ही पूरा सिलेबस 1 साल का होता है, तो एक 3-4 लेक्चर में कैसे कवर होगा इसी तरीके से। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है, जो बचा हुआ है द्विघात समीकरण बचा हुआ है। ठीक है, उसका मूल ये सब क्या है अगले लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि उसके बाद तीसरा जो हमारा यूनिट है वो क्या है निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, वो भी छोटा सा है जो इसमें से बचा है, और उसके साथ क्या करेंगे दोनों को एक साथ करके ख़त्म कर देंगे उस वाले लेक्चर में। ठीक है, दूसरे वाले में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, और अपना कमेंट करिएगा क्या दिक्कत है रहा है इसमें, और आप मुझे उम्मीद है तो कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। जय हिंद।